पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आपसे कुछ देर पहले बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर खिताब किया। मुख्तलिफ अमूर पर उन्होंने बात की है, जो उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं उनके वालिद साहब पर, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। आगाज़ में उन्होंने कहा कि सदर जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, जो कि उनका कसूर था। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी का जुर्म यह था कि उन्होंने 18वीं तरमीम की। फिर उन्होंने कहा कि SP शहीद दावड़ को कत्ल करने वालों का सुराग नहीं मिलता, लेकिन मेरे नाश्ते का हिसाब ज़रूर मिल जाता है। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म इमरान खान का जिक्र करते हुए कहा कि अंडों और मुर्गियों से मुल्क नहीं चलते। बिलावल भुट्टो के इसी खिताब पर जो उन्होंने गुफ्तगू की, इसी पर हम रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल रखेंगे और सवाल इस तरह से है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इमरान खान मुल्क में 1 यूनिट निज़ाम लाना चाहते हैं। क्या चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ये दावा दुरुस्त है? इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। आप क्या समझते हैं? भरपूर खिताब किया पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने अभी आपसे कुछ देर पहले, उसको सुनते हुए। बिल्कुल भी दावा दुरुस्त नहीं है जी। पहली बात यह है कि किसी जुकीले तकरीर नवीस ने बड़ी जुकीली तकरीर लिखी थी। बिलावल को तो नहीं, तकरीर नवीस को ज़रूर सितारा इम्तियाज़ मिलना चाहिए, क्योंकि बिलावल तो लगता है इतना तेज़ ना हो, मगर तकरीर नवीस ज़रूर इतना बहुत तेज़ है। दूसरी बात यह उन्होंने कहा है कि जरदारी बहाना है, बिलावल निशाना है। तो उनसे कहना है कि ये रोना धोना बड़ा पुराना है, असल में पैसा बचाना है। ये रोना धोना बड़ा पुराना है, असल में ख़ुद को बचाना है। उन्होंने एक नज़म पढ़ी, वो लड़की लाल कलंदर थी। मान लिया, हम मानते हैं वो लड़की लाल कलंदर थी, लेकिन क्या तुम उसके वारिस हो? जो कुछ कर रहे हो तुम, क्या ये उसने सिखाया था? जो रास्ता तुमने चुन लिया, जो इकट्ठा कर धन लिया, जो हाल लड़की के जियालों का, जो हाल तेरे मतवालों का, क्या इसके लिए लड़की ने खून बहाया था? वो लड़की लाल कलंदर थी, क्या तुम उसके वारिस हो? जो कर रहे हो तुम, क्या ये इसने सिखाया था? अल्हम्दुलिल्लाह मुसावात और इस्तेसाल ख़त्म करना चाहते हैं। कब करेंगे? 21 साल हो गए हुकूमत में। 1971 के बाद 3 मरतबा हुकूमतें मिली हैं। सिंध में हुकूमत है, क्या सिंध में कम हो गए हैं? लेकिन शहीदों के मज़ारों के सामने कुछ लोग भी खड़े थे। वो जो बेज़ुबान लोग हैं, जो भर कर बसों में लाए गए हैं, जो आए हुए हैं, उनके लिए क्या किया आपने? जिन मसाइल का जिक्र किया, इन मसाइल को हल किसने करना था? आप भी इस मुल्क के ठेकेदार थे। 18वीं तरमीम के बाद सिंध के ठेकेदार आप हैं। मियाँ साहब का दर्द आज आपको जाग गया। आपने ही तो कहा था कि उनका एहतसाब किया जाए। आपके वालिद मोहतरम ने कहा था वो धरती के नासूर हैं, दरिंदा हैं, शरीफैन का एहतसाब किया जाए। अब हो रहा है, तो अब दर्द क्यों जाग गया है जी? गरीबों की बात करते हो, गरीबों का क्या हाल किया है? और आखिरी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से इस तरह की गुफ्तगू वो कर रहे हैं, नहीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं और आपको कोई खदशा नजर नहीं आता आखिरी बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ है? पीपल्स क्या किया पीपल्स के लिए? किधर गए हैं वो पीपल्स? आप पीपल्स हटा दें, जरदारीज पीपल्स पार्टी कर दें। क्या खूबसूरत निज़ाम है जमहूरियत, क्या बना दिया आपने जमहूरियत को। इक्तदार में आओ, डीलें लुटमार, अपोजिशन में आओ, साजिशें, मजलूमियत के रोने धोने, और जमहूरियत खतरे में। अल्लाह खुश रखे। लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। ले रहे हैं सलीम साफी साहब की तरफ हम जाना चाहते थे, लेकिन बाबर साहब, आप इरशाद भट्टी साहब की गुफ्तगू के ऊपर क्या समझते हैं और आपका क्या ख्याल है सवाल के जवाब में? बड़ी इरशाद भट्टी साहब की गुफ्तगू मजेदार होती है, मैं तो बड़ी इंजॉय करता हूँ हर दफा। लेकिन अगर मैं संजीदगी से सवाल का जवाब दूं, देखिए पाकिस्तान की जो फॉल्ट लाइंस हैं उसमें एक फॉल्ट लाइन डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप की रही है, एक आप कह लें एक्सट्रीमिज्म की और प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स की रही है, और तीसरी फॉल्ट लाइन सेंटर और प्रोविंसेस की रही है। और ये हमने हिस्टोरिकली देखा है। 1 यूनिट एक हिस्ट्री का पार्ट है ना, हमारी हिस्ट्री का पार्ट है। और अभी जो 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की बात हो रही है, ये भी संजीदा गुफ्तगू है, इसके ऊपर बात हो रही है, ये डिमांड भी है। सेंटर से आप कितना कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगे प्रोविंसेस के ऊपर, इसके ऊपर हमारी तारीख में हमेशा से बहस होती आई है और हमने अभी तक कोई अग्रीमेंट नहीं की।
एज अ प्रिंसिपल, एज अ स्टेट, एज अ नेशन हमारी कोई अग्रीमेंट नहीं है इसके ऊपर। आज भी ये बहस जारी है कि क्या सेंटर कंट्रोल करेगा सूबों को या फिर आप एक फेडरेशन के तौर पे इस मुल्क को चलाएंगे। तो हमने अभी तक इसे एज अ फेडरेशन नहीं चलने दिया। जो ट्रांसफर ऑफ पावर होनी चाहिए थी हमने नहीं होने दी। हम ब्यूरोक्रेसी को एज अ फेडरल ब्यूरोक्रेसी रन कर रहे हैं। हमने प्रोविंसेस को अपनी अपनी ब्यूरोक्रेसीज एस्टैब्लिश करने की इजाजत नहीं दी। सो हमारा तो स्ट्रक्चर यानी में आप हाँ का ऑप्शन प्रॉब्लम्स बाबर हैं। साहब ले रहे हैं कि कुछ हो रहा है इसके ऊपर काम? मैं ये कह रहा हूं जी कि दो रियलिटीज साथ साथ चल रही हैं। अगर जो जेआईटी की रिपोर्ट में बातें हैं अगर वो ठीक हैं तो उसका फिर एविडेंस आना चाहिए। और जिस तरह रूटीन के अंदर जो जुडिशल प्रोसेसेस होते हैं, क्रेडिबल जुडिशल प्रोसेसेस, ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल ट्रायल्स कर रही हो, वो क्रेडिबल जुडिशल प्रोसेसेस हमें सामने नजर आए, वो एक रियलिटी है कि आप अकाउंटेबल करें पॉलिटिशियंस को। लेकिन दूसरी रियलिटीज ये भी हैं कि किसी वक्त हमारी रियासत जो है वो अचानक सरगर्म हो जाती है और ये बातें याद आ जाती हैं कि ईसीएल पे डाल दें। तो ट्रिगर आज क्या है? बाबर साहब, यानी आप एक ऑप्शन नहीं ले रहे हैं उसके ऊपर वाज़ेह, लेकिन 50-50 आप समझते हैं। सलीम साफी साहब, अब बिलावल भुट्टो के बारे में कहा भी ये जा रहा था कि वालिद साहब के केसेस से वो थोड़ा दूर रह रहे हैं और यही मशवरा भी दिया जा रहा था, हमने भी गुफ्तगू की उस दिन प्रोग्राम में कि जरा दूर ही रहें। अब ये तो खुलकर बात की है बिलावल भुट्टो ने इस खिताब में, ये दुरुस्त फैसला है उनका? देखिए, बाबर सत्तार साहब की गुफ्तगू से मुकम्मल इत्तेफाक के बाद मैं थोड़ा सा उसमें ये इजाफ़ा करना चाहूँगा कि यकीनन इस वक्त पाकिस्तानी फेडरेशन को संगीन चैलेंजेस का सामना है। मुझे गिलगित बल्तिस्तान का बिलावल ने भी जिक्र किया, वहाँ महरूमियाँ है। इवन आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी महरूमी की शिकार है। आवाम तो क्या है, जो पख्तून बेल्ट में जिस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, बलूचिस्तान में भी वक्ती तौर पर हमने मसला मैनेज किया होगा लेकिन मसला हल नहीं हुआ है। इसी तरह कराची का और महाजरों का मसला हल नहीं हुआ है। आपने वक्ती तौर पर अल्ताफ़ हुसैन या MQM को दबा दिया होगा लेकिन कराची के प्रॉब्लम एज़ इट इज़ है। और ये तारीख़ में शायद पहली मरतबा हो रहा है कि पंजाब से भी उसी तरह की आवाज़ें उठनी लगी हैं जो माजी में सिर्फ बलोच और पख्तून और इस तरह के लोगों का खासा हुआ करता था। तो वो चैलेंजेस तो अपनी जगह पे है। फिर पाकिस्तान के अंदर मज़हबी एक्सट्रीमिज़म का अभी हम सलफ़ी और देवबंदी एक्सट्रीमिज़म से हमें छुटकारा नहीं मिला था कि खादिम हुसैन रिजवी जैसे लोग सामने आ गए। तो ये प्रॉब्लम तो हैं और फेडरेशन के लिए बड़े संगीन चैलेंजेस भी हैं। और अभी आप देखें NFC अवार्ड का अभी नियर फ्यूचर में कोई इम्कान नज़र नहीं आता, हालांकि कि ये हुकूमत ने आते ही इसको ये काम करना चाहिए था, नवाज शरीफ के दौर में होना चाहिए था। तो वो महरूमियाँ और सब कुछ तो अपनी जगह पे, लेकिन ये जो इल्ज़ाम उन्होंने इमरान खान साहब पे लगाया है ये इल्ज़ाम गलत है। क्योंकि एक तरफ तो वो उनको सेलेक्ट प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जिससे हम भी इत्तेफाक करते हैं। तो अगर आप परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ये इस तरह है इमरान खान साहब पे इन चीज़ों का इल्ज़ाम लगाना जिस तरह के आप जमाली साहब पे या शौकत अजीज़ साहब पे उस वक्त के कामों के लिए इल्ज़ाम लगा दे, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि इमरान खान साहब कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं। लेकिन साफ़ी साहब, आप हाँ का ऑप्शन, सवाल के जवाब में आप ऑप्शन क्या ले रहे हैं साफ़ी साहब? नहीं, आप लोगों ने लिखा है ना, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इमरान खान पे। इमरान खान बेचारे पे ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, उनका इस तरह के मामलात से क्या ताल्लुक़। मैंने आपको बता दिया कि उन पे इल्ज़ाम लगाना ऐसा है जैसा कि आप जो है मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली पे या शौकत अजीज़ पे कोई उस वक़्त के वाक़यात का इल्ज़ाम लगा दें। ठीक है, नहीं आप इसके ऊपर ऑप्शन ले रहे हैं। महमल, बिलावल भुट्टो जिन इशूज़ के ऊपर उन्होंने आज बात की वो कौमी असम्बली में और मुख्तलिफ फोरम्स पर इनका जिक्र वैसे तो कर चुके हैं पहले, लेकिन अब जिस तरह इरशाद भट्टी साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे, ये कहा जा सकता है कि केसेस के दबाव की वजह से वो इतनी खुल के इस पर बात कर रहे हैं। देखिए अब साहब, पहले तो मैं इस सवाल का हाँ में ऑप्शन लूँगी और मैं थोड़ा सा ज़रा भट्टी साहब को जवाब भी देना। भट्टी साहब ने 2-3 बातें की। एक, उन्होंने कहा कि मैं तकरीर वाले को कहूँगा कि तकरीर वाले ने बड़ी अच्छी लिखी है। मैं ये बताती चलूँ कि बिलावल भुट्टो अपनी तकरीर का जो कंटेंट है वो खुद ही लिखते हैं। तो दूसरी तरफ इन्होंने मतलब भट्टी साहब ने ज़रा ज़्यादती की है कि वो बीबी के वारिस की बात जिस तरीके से उन्होंने की है, एक्चुअली बीबी शहीद का वारिस ही इतना बहादुर हो सकता है
जो मुल्क के ठेकेदारों का नाम भी ले और वो महरूमियों की भी बात करे फेडरेशन के अंदर, बेशक वो गिलगित बल्तिस्तान हो, बलोच हो, पख्तूनों का वैसे हो, बाकी भी जो उन्होंने जिक्र किया, ये एक बीबी शहीद का बहादुर बेटा, उनका वारिस ही बात कर सकता है। मुझे बताएं पूरे पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा और लीडर है जो इस तरह की बातें करता है कि पंजाब में आज जो नारे लग रहे हैं वो पहले कभी नहीं लगे। नवाज शरीफ के ऊपर, वो नवाज शरीफ जिसने इनके ऊपर केसेस खोले थे। ये केसेस से डरने वाली नहीं है पार्टी, ना ये बीबी का वारिस केसेस से डरने वाला है। ये दबाव की बात नहीं होती, बात होती है बिलावल भुट्टो ने, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि उन्होंने ये बातें और भी नेशनल असेंबली के फ्लोर पे भी उन्होंने खड़ी होकर की, पहले भी की हैं, जलसों में भी की हैं। तो बात ये होती है कि ये एक बहादुर लीडर ही बात कर सकता है। आज उन्होंने बहुत सारी बातें की, बड़ी खुलकर की, बड़ी बात थोड़ा सा जवाब। जी जरूर दीजिएगा भट्टी साहब आप जवाब। लेकिन उन्होंने आज बहुत ज्यादा खुलकर बात की और उन्होंने बार बार ये कहा है कि ये देखें कि ये मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। ये ठीक है, साफी साहब की बात ठीक हो सकती है कि इमरान खान जो है वो शायद खुद 1 यूनिट की तरफ ना ले जाना चाह रहा हो, वो जिस तरफ ले जा रहे हैं ये इस मुल्क के लिए बहुत खतरनाक होगा। बिलावल ने इसका अंदिया भी दिया है और बिलावल भुट्टो अकेले नहीं है, ये बात पीपल्स पार्टी बहुत देर से कर रही है। बिल्कुल आप समझती हैं कि ऐसा ही है। हाँ, ऑप्शन मेमोरी ले रही हैं इरशाद भट्टी साहब। जी बिल्कुल, मेरा जो उनका है ना कि उनके वारिस हैं, ये बड़ी खुशी, पहली तो खुशी की बात है कि अच्छा मेरी तरह वो भी खुद ही अपना लिखते हैं और पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी हुई मुझे। दूसरी बात ये है कि उनके वारिस और हैं और बड़े बहादुर हैं। ये बड़े बहादुर जो होते हैं ये बड़े कंप्रोमाइज्ड बहादुर हैं, ये बड़े वो समझौतों वाले बहादुर हैं। ये आज ही क्यों चुना पंजाब के? इन्होंने तो ये खुद कह रहे थे कि पंजाब में एहतसाब करो, कातले आला एहतसाब तुम्हारा होना चाहिए, ऑरेंज का, मेट्रो का, आशियाना का, 56 कंपनियों का, और केसेस इनके दौर में बने हुए, सारा कुछ हुआ। फिर क्यों? ये जब 5 साल हुकूमत में रहे हैं, इन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, मुशर्रफ को बात तक नहीं की। जब हुकूमत चली गई 4 दिन पहले, 4 महीने पहले ये असम्बली में कह रहे थे अच्छा आप मुशर्रफ की बात कर रहे होंगे। ये बड़े कंप्रोमाइज हैं और मुल्क के ठेकेदारों ने हजूर पहुंचाया होगा या नहीं पहुंचाया होगा, लेकिन जिस तरह आपने मुल्क को पहुंचा दिया है, जो ठेकेदारी आप कर रहे हैं, जो GIT की रिपोर्ट है जिसमें बैंक ट्रांजैक्शन है, जिसमें रसीदें हैं, जिसमें चीजें हैं, जिसमें मनी ट्रेल है, जिसमें यानी क्या हमारी किस्मत में यही है कि शरीफ के कुत्ते भी हमने खरीदने हैं, इनके कुत्तों की खुराकें भी हमने देनी है, और इनकी इमरजेंसी लाइटें भी हमारे खाते से, और इनके सारे खर्चे भी हमारे खाते से। ये है इस मुल्क की लीडरशिप, ये है, ये इसलिए आए थे। ये बीबी ने कहा था बेनजीर भुट्टो को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से हमें बहुत इख्तलाफ होते हैं, लेकिन उनको इनके साथ ना मिलाएं खुदा के लिए। वो अगर वो उस वक्त होते, अगर उस वक्त होते तो ये उस वक्त भी डीलें कर जाते। जी भट्टी साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपने एहतसाब की बात की, एहतसाब की बात तो पीपल्स पार्टी आज भी कहती है। वो कहती है अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करें, सबकी करें, नेशनल अकाउंटेबिलिटी कमीशन बना। इन्होंने करनी थी, कर लेते, अपने दौर में कर लेते। इसलिए इस तरह की बात अपने दौर में कर लेते। पीपल्स पार्टी अकाउंटेबिलिटी से भी नहीं डरती, अपने दौर में कर लेते। किसने रोका था? भट्टी साहब और मेमल ठीक है। न्याजी साहब, बड़ी गर्मा गर्म गुफ्तगू हो रही थी इरशाद साहब और मेमल के दरमियान, उसके ऊपर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? और फिर आपको 1 यूनिट के निज़ाम वाला मामला नजर आ रहा है? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि बिलावल की इतनी, जिसको कहना चाहिए कि जैसे महमल ने बताया है कि बड़ी शार्प और बड़ी एक स्कैथिंग तकरीर थी, उसमें यह फिक्र जो है उस तकरीर के कंपैटिबल नहीं है। इमरान बेचारे का क्या कसूर, जैसे साफी साहब ने कहा है, हर एक को पता है कि इसमें इमरान का कोई कसूर नहीं है। भट्टी साहब को उनकी लिखी तकरीर पे इतराज़ था, आज तक हमने भट्टी साहब के लिखे स्क्रिप्ट पे कभी इतराज़ नहीं किया। दूसरी बात यह कि रावलपिंडी में बैठ के ये बात तय करना बड़ा आसान है कि रावलपिंडी में आपको तहरीक इंसाफ के अलावा कोई नज़र नहीं आता, आपको कुछ नहीं पता कि सिंध में, लाहौर में क्या हालात हैं, सेंट्रल पंजाब में क्या हालात हैं। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने इसी तकरीर की कमाई खाई थी। ये जब GT रोड पर निकले थे तो इसी तकरीर के ऊपर उनको 1 करोड़ 30 लाख वोट जो है एडवर्स कंडीशन के अलावा सारे सिस्टम की मौजूदगी के अंदर 14-15 लाख कैंसल वोट्स के बावजूद 20-25 कैंडिडेट्स बिठा दिए गए चंद दिन पहले, इसके बावजूद 1 करोड़ 30 लाख वोट लिए नवाज शरीफ ने। ये GT रोड की तकरीरें थी। बिलावल ने बिल्कुल सही कह रहे हैं भट्टी साहब कि उन्होंने एक वक्त में स्टैंड नहीं लिया जब उनको अंडरस्टैंडिंग दी गई थी कि हम सिर्फ नवाज शरीफ को छेड़ेंगे, आपको नहीं छेड़ेंगे, और या नवाज शरीफ को नहीं छोड़ेंगे।
देखें, ये तो बात है सिंपल इतनी कि आज उन्होंने बड़ी अच्छी शायरी की, मुझे परवीन शाकर याद आ गई भट्टी साहब की शायरी सुन के। लेकिन आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि 1973 ऑन ए सीरियस नोट, जो मेरा ख्याल था बाबर साहब को इस बात पे काम करना चाहिए था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, पता नहीं बाबर साहब ने नरम हुई क्यों दिखाई है। 1973 के आईन को जिसने छेड़ा उसने पाकिस्तान को तोड़ा। हमने 1956 का आईन जो पैरिटी में बना था और जो के एक जिसमें के कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट थी, उसको जब छेड़ा था 1971 में। अब आप बहुत जूनियर हो, आपको अंदाजा नहीं क्या हम किस साले से गुजरे थे 1971 का। पाकिस्तान टूटा था। ये जो बिलावल ने जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं देखो बात नहीं, यही बात आप, मैं आईनी की तो बात कर रहा हूँ। 1 यूनिट क्या है आप, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आइन जो पैरिटी पे बना 1 यूनिट था 1956 का, जब तोड़ा था पाकिस्तान टूट गया। बिलावल साहब मैं बिलावल साहब से ज्यादा नहीं, आप क्यों भूलते हैं कि लोगों को ये बात ज़हन नशीन करानी होगी, उन लोगों को जो आइन के साथ छेड़खानी करने के लिए मूड बना चुके हैं। बिलावल ने बात बिल्कुल सही की है, नाम उन्हें इमरान का लिया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है, उन्होंने बताया कि हुजूर जो कुछ हो रहा है, पहली दफा उन्होंने स्टेज पे बताया है कि इस पाकिस्तान में जो नारे मैंने सेंट्रल पंजाब में सुन रहा हूं, जो कि हमारा रियासत का जो है जो कोर है, वो नारे आज तक हमने नहीं सुने थे। ये हमारे ऊपर सनजात है, कौम जो इदारों पे आज तकसीम है। हर एक ने बताया था कि जब आप सियासत के अंदर दखल अंदाजी करेंगे तो अगलों के गुनाह भी छुप जाएंगे और रियासत मुनकसिम हो जाएगी। ये रियासत अगर चंद बंदों को लगा खा रही है तो खुदा के वास्ते उनको लगा नहीं खाती, जो पाकिस्तान में यूनिटी की वो है। टाइम चला गया, सेम जब आगे बढ़ना पड़ेगा मजहर साहब की तरफ। मजहर साहब, आप क्या कमेंट्स होंगे आपके बिलावल भुट्टो की आज की तकरीर पर, और क्या समझते हैं आप सवाल के जवाब में? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि 1 यूनिट बनने जा रहा है, ना मेरा ख्याल है 18वीं तरमीम ख़त्म होने जा रही है, ना मेरा ख्याल है इस मुल्क के आइन को छेड़ा जा रहा है, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिनको इनमें से किसी चीज़ को भी छेड़ा गया तो जाहिर है मुल्क की सलामती जो है वो स्टेक पर आ जाएगी, और नहीं होगा ये। और इसके अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो जाहिर है सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि हर जमहूरियत पसंद आदमी जो है वो इसको नहीं होने देगा और इसके ख़िलाफ़ खड़ा होगा। ये तो एक चीज़ है, और उन्होंने जो निशानदेही की है वो उनका अपनी एप्रीहेंशंस हो सकती हैं बिलावल भुट्टो की, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। कैसे होगी मुझे बताएं, किस तरीके से तहरीक इंसाफ कर सकती है? ना उनके पास वो मेजॉरिटी है, ना उनके अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कुछ लोग हैं जो कहते हैं 18वीं तरमीम ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जो इससे एग्री नहीं करते। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो चीज़ है ये असल इशूज़ हैं इस वक्त। मुझे नहीं, जो बिलावल ने दूसरी बातें की हैं जैसे पश्तूनख्वा में जो आवाज़ें उठ रही हैं, बलूचिस्तान में जो आवाज़ें उठ रही हैं, उस पर उसकी जो कंसर्न है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज की तकरीर में मैं ये सुनना चाहता था कि पीपल्स पार्टी का लाइन ऑफ एक्शन क्या है। पीपल्स पार्टी ने तो ये आज से 3-4 दिन पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमा तो ये ऐलान कर रहे थे कि हम जो है एहतजाज का ऐलान करेंगे, तो वो तो मुझे आज की तकरीर में नज़र नहीं आया। फिर मैं ये सुनना चाह रहा था कि बेनज़ीर भुट्टो के कातिल क्यों नहीं पकड़े गए, बेनज़ीर की साजिश बेनकाब क्यों नहीं हो पाई। मैं ये सुनना चाह रहा था कि आज के दिन के बेनज़ीर भुट्टो ने जिन लोगों की तरफ इशारा किया था उनको तहकीकात के बगैर मुल्क से बाहर क्यों जाने दिया। मैं ये सुनना चाह रहा था कि आज के दिन कि क्या वजह थी कि जिसको कातिल लीग कहा जाता था उसको आपने अपना इत्तेहादी क्यों बनाया। ये इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं पीपल्स पार्टी के लिए। और जेआईटी ने जिस तरीके से जेआईटी की रिपोर्ट लीक की गई है, उसने उस मुकदमे को कमजोर बनाने की, ये हमेशा ये करते हैं, लेकिन जेआईटी की रिपोर्ट को एक तरफ रखें। मैं इन सारे अपने दोस्तों को इनवाइट करता हूं कि आइए कराची में किसी मिनिस्ट्रीज में चले जाएं। नई का ऑप्शन देते हुए आप समझते हैं कि आज की तकरीर में लाइन ऑफ एक्शन कोई वजाहत नहीं हो सकी पीपल्स पार्टी की तरफ से, बात कर लें। लेकिन मजहर साहब पीटीआई की जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत वाज़ेह हो गई है कि आप चले जाएं पीपल्स पार्टी के लोग ओमनी ग्रुप के बारे में क्या कहते हैं, अनवर मजीद के बारे में क्या कहते हैं, वो उनसे सुन लें। वो शायद ऑन द रिकॉर्ड नहीं बोलें लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जरूर बोलेंगे। अब सही मजहर साहब का नहीं का ऑप्शन भी सामने आ गया।